बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सारे मीडिया के दोस्तों का शुक्रिया अदा करता हूं जो आज आप कलील वक्त में यहाँ पे सब तशरीफ़ लाए हैं। बहुत सारी ऐसी बातें थी जो मैं चाहता था कि अपनी कौम के सामने रखूं और लोगों को कुछ हक़ाइक़ पहुँचें, वो हक़ाइक़ जिनका शायद लोगों को एहसास नहीं है। 2010 से मैंने इमरान खान साहब का साथ देना शुरू किया। उसके बाद से उस ज़माने में मियां महमूद रशीद साहब इधर लाहौर के सदर होते थे। उसके बाद 2011 जलसा आया, इमरान खान साहब, मियां महमूद रशीद साहब मेरे पास घर तशरीफ़ लाए और उन्होंने कहा कि ये जलसा आपने ऑर्गेनाइज़ करना है। ये 2011 30 अक्टूबर के जलसे की बात कर रहा हूँ। उसके बाद से लेके 2018 तक शायद ही कोई ऐसा इवेंट, कोई जलसा, कोई जुलूस, कोई रैली, कोई एहतजाज हो जिसकी एडमिनिस्ट्रेटिव ज़िम्मेदारी मेरी ना हो और मेरी टीम की ना हो। तमाम इवेंट्स में कोशिश की खोजना पड़े और अपने वसाइल से अपने दोस्तों के साथ मिलके उनको उठाया। जंगीर खान तरीन ने इसमें हमारी बहुत मदद की, मेरे ज़ाती दोस्तों ने बहुत मदद की। मियां खालिद महमूद साहब बैठे हैं। जब डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा का इलेक्शन आया तो उसमें हमने जब फंड रेजिंग की तो जंगीर खान तरीन ने, मैंने, मियां खालिद महमूद साहब ने भी उसमें अपना हिस्सा डाला। अलगर्ज हमने 2018 तक जितने जलसे, जितने जुलूस हुए उसमें ये कोशिश की कि इमरान खान का साथ दें एक नए पाकिस्तान के लिए, एक ऐसा पाकिस्तान जिसमें हमें बच्चों का अपना मुस्तकबिल नज़र आता था। और हम वाकई समझते थे कि अगर पाकिस्तान ने आगे बढ़ना है तो इसमें एक ऐसा पाकिस्तान चाहिए जिसमें लोगों का मुस्तकबिल महफूज हो, हमारे बच्चे जो हैं वो एक खूबसूरत पाकिस्तान में रहें। और उसके लिए हमने अपना हिस्सा डाला। मैंने किसी पे एहसान नहीं किया, मैंने ना इमरान खान की ज़ात पे एहसान किया ना किसी और पे किया। ये मेरा मुल्क, ये मेरा भी उतना ही मुल्क है जितना किसी और का है और मैंने अपनी इस मुल्क की तरक्की में अपना हिस्सा डाला है। और मैं जिस हद तक जा सका मैं गया। मेरा कारोबार था, हुकूमत के ख़िलाफ़ खड़ा होना, लाहौर शहर में खड़ा होना कोई आसान नहीं था। जिसकी एक छोटी सी दुकान भी हो उसको भी पता है हुकूमत के ख़िलाफ़ कैसे खड़ा हुआ जाता है। लेकिन मेरे अंदर एक जज्बा था कि नहीं, मैंने अपने इस मुल्क के लिए कुछ करना है, जिस मुल्क ने मुझे सब कुछ दिया है। अगर आज अलीम खान की कोई वैल्यू है, कोई शनाख्त है तो इस मुल्क की वजह से। और जिस मुल्क ने मुझे सब कुछ दिया है, मुझे इज़्ज़त दी है, मुझे शोहरत दी है, और जिस परवरदिगार ने मेरे पे करम किया है, मेरा भी हिस्सा बनता है कि मैं नए पाकिस्तान में अपना हिस्सा डालूँ। और उसके लिए मैंने दिन रात मेहनत की, कोशिश की। धरना था, 126 दिन मैं वहाँ पे रहा। एक दिन हमने किस तरह गुजारा, मैं वहाँ पे डीजल डलवाने, सफाई करवाने, पानी पहुँचाने, खाना पहुँचाने की जिम्मेदारियाँ भी खुद देता रहा हूँ। आज जब मैं लोगों को सुनता हूँ कहते हैं अलीम खान ने गद्दारी की पीटीआई के साथ, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ जितना साथ अलीम खान ने दिया इस पीटीआई का, इमरान खान का, कोई मेरे से आधी भी कुर्बानी देने वाला है तो मेरे सामने लेके आओ उसको। खान साहब, मैं आपको कहना चाहता हूँ किसी ने अलीम खान से आधी भी कुर्बानी दी है अगर पूरी तहरीके इंसाफ में, उसका नाम लेके दिखाएं। आज
2018 में मैंने एमपी और एमएनए सीट पे इलेक्शन लड़ा। एमपीए सीट पे मैं एमपीए बन गया, एमएनए सीट पे मैं हार गया। ये 25 जुलाई 2018 की बात कर रहा हूँ। 25 जुलाई के बाद 26 जुलाई को रिजल्ट निकला। 28 जुलाई को मुझे नैब से पहला नोटिस वसूल हो गया। 31 जुलाई को मुझे दूसरा नोटिस आ गया। 3 जुलाई को मुझे तीसरा नोटिस आ गया। 7 जुलाई को मुझे चौथा नोटिस आ गया। ऐसा कौन सा मैंने कारनामा कर दिया था 25 जुलाई एमपीए बनने के बाद कि आपने मुझे 10 दिनों के अंदर 4 दफ़ा नैब के दफ्तर बुलाया। मैं तो 2007 से लेकर 2018 तक कुछ भी नहीं था। मैं तो ना काउंसलर था, ना नाज़िम था, ना एमपीए था, ना वज़ीर था। तो मेरी कौन सी ऐसी गलती थी जो कि आपको मेरे एमपीए बनने के बाद एकदम याद आई कि मुझे अगले 15 दिन में आपने 4 बार दफ्तर बुलाया नैब के। खान साहब, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप दूसरों को तमगे दे रहे हैं गद्दारी के, मैं आपसे पूछ रहा हूं, अगर आपने बुज़दार को बनाना था, मुझे नैब के पास भिजवाने की क्या जरूरत थी? आप मुझे अपने पास बुलाते और कहते अलीम खान मैं आपको नहीं लगाना चाहता। और ये जितने तरीके इंसाफ के कारकुनान हैं, ज़रा मुझे इसका जवाब दें। मुझे 4 बार नैब में क्यों बुलाया गया, जबकि मैंने 26 जुलाई से पहले तो कभी नैब का दफ्तर भी नहीं देखा था। मुझे कभी कोई आज तक नोटिस ही नहीं आया था, मुझे कोई लेटर भी नहीं आया था। और फिर जब मैं आखिरी बार डीजी के कमरे में बैठा था तो वहाँ पे साथ टीवी लगा था, डीजी साहब सामने बैठे थे, मैं इधर बैठा था और इधर एक टीवी लगा था दीवार पे और उसके ऊपर आ रहा था उस्मान बुज़दार को वज़ीर आला नामज़द कर दिया गया। ये चौथी दफ़ा जब मैं नैब के दफ्तर गया तब की बात बता रहा हूँ। तो मैंने डीजी साहब जो सामने बैठे थे, मैंने उनको कहा कि जनाबे वाला अब तो मेरी जान छोड़ दे, अब तो जिसने सीएम बनना था बन गया है। ये हकायक अवाम सुने। ये जो लिबादे ओढ़े हुए हैं सच्चाई के नए पाकिस्तान बनाने के, मैं सारे खोलूंगा, सब बताऊंगा असल क्या है। 4 बार मुझे दफ्तर बुलाया जाता है और आखिरी बार दफ्तर में जब वो पढ़ता है तो डीजी साहब भी हंसने लगे आगे से। तो मैंने उनको कहा आप मुझे जाने दें, अब ना आपको मुझे बुलाने की ज़रूरत है ना मुझे आने की ज़रूरत है। उसके बाद 6 महीने मुझे कोई लेटर नहीं आया, दोबारा कोई पेशी नहीं हुई। 6 महीने बाद फिर उस्मान बुज़दार साहब के लिए आ गया कि उनको तब्दील किया जा रहा है। जैसे ही टीवी पे खबर टिकट चलता था मुझे नोटिस आ गया, मुझे फिर बुला लिया गया। मैं नैब के दफ्तर पहुंचा फरवरी में, उन्होंने मुझे वहीं बिठा लिया। 100 दिन उसके बाद मैं जेल में रहा। मैं इमरान खान साहब से पूछना चाहता हूं, खान साहब वो करप्शन जो मैंने 6 महीने में की थी वो आप कौम के सामने लेके आए, जिसकी बुनियाद पे मुझे जेल में डाला गया। अगर मेरे खिलाफ इतने सबूत थे तो आज तक रेफरेंस क्यों नहीं बना? क्यों मैं इन्वेस्टिगेशन में जेल के अंदर चला गया और 100 दिन जेल में बाहर निकला तब भी आज तक इन्वेस्टिगेशन की इन्वेस्टिगेशन है? वो क्यों रेफरेंस नहीं बना मेरे खिलाफ? क्या सबूत है आपके पास? लाएं कौम के सामने, दिखाएं कौम को कि ये अलीम खान की बेईमानियां थी, ये करप्शन थी, ये वजीर बना उसने ये मरात ली हैं, ये पैसे खाए हैं, ये रिश्वतें खाई हैं। लाएं कौम के सामने। खान साहब अगर आप सच्चे हैं आए मेरे सामने, बैठे मेरे साथ, करें कौम का मुकाबला। मैं भी आपके साथ बैठता हूं और मैं आपको वादा करता हूं कौम के सामने, अगर मैं झूठा हुआ मैं कौम के सामने जाके अपने आप को गोली मारूंगा। नहीं तो इमरान खान हिम्मत करे, इमरान खान बाहर निकलो, आओ मेरे सामने, करो मेरे सामने मुकाबला। बात करते हो तुम नए पाकिस्तान की, ये जो बुज़दार तुमने यहाँ लगाया था, क्या मैंने यहाँ पे तुम्हें नहीं बताया कि बुज़दार यहाँ क्या कर रहा है? यहाँ 3-3 करोड़ रुपए में डीसी लगते थे। मैं आपके पास गया हूँ जाके, खान साहब मैंने आपको बताई है ये बातें। यहाँ पे कमिश्नर लगाने का अलग रेट है, एसपी लगाने का अलग रेट है, कोई तबादला नहीं होता जबकि सीएम सेक्रेटेरिएट में पैसे ना दिए जाएं। क्या आपको ये सारी बातें नहीं पता? क्या आपको एजेंसियां ये रिपोर्टें नहीं दे रही थी? फरा का क्या किरदार था यहाँ पे? कहाँ पैसे जाते थे? क्यों नहीं बताते कौम को? क्यों धोखा दे रहे हैं?
क्या आपको ये सारी बातें नहीं पता थी? और आप हमें समझाते हैं नया पाकिस्तान। आज आपने परवेज इलाही को 183 मेंबरान हैं पीटीआई के पंजाब असम्बली में, 183 मेंबरान में से आपको कोई एक अपना साथी नजर नहीं आया, कोई एक कारकुन नजर नहीं आया, कोई एक शख्स इस काबिल नजर नहीं आया कि वो आप उसको कहे कि ये पीटीआई है और ये हमारा कायद होगा। आपने परवेज इलाही से सिर्फ 5 वोट एमएनए के लेने के लिए, वो परवेज इलाही जिसको कहते थे आप पंजाब का सबसे बड़ा डाकू है, वो परवेज इलाही, ये आपका नया पाकिस्तान, ये नए पाकिस्तान में आपने बुनियाद रखी, ये आप कौम को दिखा रहे हैं। सबसे बड़ा डाकू किसने कहा है? मैंने नहीं कहा कभी परवेज इलाही को सबसे बड़ा डाकू पंजाब का, ये जनाब ने कहा है। आप जिसको पंजाब का सबसे बड़ा डाकू कहते थे, आज आप उसकी जमात के सारे 183 वोट उसको डालना चाह रहे हैं और हमें कह रहे हैं कि हम गद्दार हैं, हम गद्दार हैं। परवेज इलाही को वोट डालना, हम गद्दार हैं। परवेज इलाही साहब को अगर वोट डालना था, खान साहब ये 26 साल की जो मूवमेंट है इसकी जरूरत क्या थी? परवेज इलाही साहब तो पिछले 40 साल से हुकूमतें कर रहे हैं, उन्हीं के साथ मिल जाना था। आखिर में अगर परवेज इलाही के 5 वोटों के लिए सब किया, और उसमें से मैं सलाम पेश करता चौधरी शुजात हुसैन को, उसका बेटा जो एक मुहब्बे वतन बाप का और एक सच्चे बाप का बेटा है, उसने जाके अपोजिशन के साथ खड़ा हुआ, उसको भी कहे गद्दार, कौन ना गद्दार चीमे को भी। हम तो गद्दार बन गए, तो आपको जिसने वोट नहीं डाला, के चीमे ने पैसे ले लिए, के सालिक ने पैसे ले लिए, हिम्मत करो तो। आज जो आपने यहाँ पे बाजार लगाया हुआ मोनोसलाई ने, जिसमें 5-5, 6-6 करोड़ रुपए की बोलियां दी जा रही हैं, मैं चैलेंज करता हूँ यहाँ पे कम से कम 50 बंदे ऐसे हैं जिनको वहाँ पे ऑफर आई हैं, और वो जो वहाँ पे कर रहे हैं, आप कह रहे हैं लोगों ने बिकना है। अलीम खान पे लगाओ इल्जाम के इसने पैसे ले लिए, कोई लगाए तो सही। कितना अफसोस की बात है कि आपके साथ जब आप गालियां देते थे परवेज इलाही को, तो वो पाकिस्तान का सबसे बड़ा डाकू था, और आज आपके साथ मिल गया तो वो नए पाकिस्तान की बुनियाद रख रहा पंजाब में। अब नया पाकिस्तान जो है वो परवेज इलाही साहब बनाएंगे। अफसोस होता है मुझे आपके ऊपर, और अफसोस होता है उन लोगों के ऊपर जिनको कोई असलियत का, हकीकत का पता ही नहीं है। दिल दुखता है। हम भी इस जज्बे के तहत इस पीटीआई में आए थे। मैंने 2010 से लेकर 2018 का बड़ा मुश्किल वक्त निकाला है, खड़ा रहा हूं, पीटीआई के साथ एक एक दिन गुजारा किया है। यहां पे सबसे ज्यादा अगर किसी को टारगेट बनाया गया तो वो अलीम खान था पंजाब में। मैं एक दिन भी पीछे नहीं हटा। आज आप कहते हैं परवेज इलाही को वोट नहीं डाल रहा, ये गद्दार हो गया। ये परवेज इलाही के मैंने आपको मिन्नतें करके कहा था कि परवेज इलाही के साथ वहां पे सीट एडजस्टमेंट कर दें अगर पीटीआई ने वहां पे गुजरात में सीटें जीतनी। मैं था जिसने कहा था आप सीट एडजस्टमेंट करें। खान साहब आप तो उस दिन मुझे जो बातें कहते थे, यहां बताऊं कौम को परवेज इलाही के बारे में क्या कहते थे, कैसे बदलते हैं। यही तो वो फर्क था जिसके लिए हम पीटीआई में आए थे। और अगर 5 सीटों के लिए समझौते करने थे तो इतनी बड़ी तहरीक चलाने की जरूरत क्या थी? 5 सीटें थी उनके पास, उसमें से भी 2 लोग आपको वोट नहीं डाल रहे, तो 3 वोटों के लिए आपने ये सब कुछ किया। आज आपके पास अक्सरियत नहीं, आप कहते हैं इंटरनेशनल साजिश हो गई। आज आप मेरी तस्वीर लगा लगा कहते हैं ये अमेरिकन एम्बेसडर को मिल रहा है। खान साहब, मैं अमेरिकन एम्बेसडर को आपके घर मिला था आपके साथ, तो क्या कहूँ, आज आप भी गद्दार थे, अमेरिकन एम्बेसडर को मिले। और मैं तो कोरिया के सफीर को भी मिलता हूँ, मैं तो ऑस्ट्रेलियन सफीर को भी मिला हूँ, मैं तो जो सऊदी सफीर है उसको भी मिलता हूँ, मैं यूएई के सफीर को भी मिलता हूँ। तो क्या ये गद्दार है सारे? और जब आप मिलते हैं, जब आप अपोजिशन में थे, क्या आप अमेरिकन एम्बेसडर को नहीं मिलते थे? क्या आप यूएस एम्बेसडर को नहीं मिलते थे? क्या आप ईयू के एम्बेसडर को नहीं मिलते थे? उस दिन गद्दार थे। कैसी बातें करते हैं आप। वो यहाँ पे एक आगे एमपीए को मिलता है, आप कहते हैं उसकी तस्वीर लगा दी। ये एक एमपीए अब पूरी हुकूमत गिराएगा। अब वो कल किसी काउंसलर को मिल जाए, आप उसको भी गद्दार बना दें।
कि वो काउंसलर जो है अमेरिका के साथ मिल गया, तो खुदा का ही खौफ कर लें। हमें आज तक जितने एम्बेसडर मिले हैं, हम उनको अब गद्दार कहना शुरू कर रहे हैं। इस मुल्क के ऊपर रहम करें। ये नहीं हो सकता कि आप क्रिकेट मैच तब तक खेलेंगे जब तक आप जीत रहे हो, और जिस दिन आपकी पसंद नहीं होगी आप विकेट उठा के भाग जाएंगे और आप कहेंगे ये स्पोर्ट्समैन स्पिरिट है आप में। इलेक्शन हो रहा है, कानून के तहत हो रहा है, आपने असेंबली तोड़नी थी, तोड़ देता पहले। किसने रोका था आपको? आपके खिलाफ जब अदम एतमाद पेश हो जाए, आप असेंबली नहीं तोड़ सकते। यही आइन कहता है, यही कानून कहता है। यह कौन सा असूल है कि जनाब या तो हमारी तरह, नहीं तो चलो विकेट उठाओ और भागो। यहां पे आपने करा दी, कल आपके नंबर पूरे नहीं थे, पूरी कौम ने देखा। यहाँ हमारे पास सारे साफी बैठे हैं, सबने गिनी है वो गिनती। वो 199 बंदे जो अंदर बैठे हुए थे, वो 199 आपके मुखालिफ है। आपको तो 186 हमें सारे वोट चाहिए, आपके खिलाफ वोट डाल रहे हैं। और मैं पूरी कौम के सामने वादा कर रहा हूं, जिस दिन मैं वोट डालूंगा उसके 2 मिनट के अंदर अंदर अपना साथ इस्तीफा दूंगा। मुझे कोई परवाह नहीं किसी एमपीए सीट की, मुझे कोई परवाह नहीं। मैं सीनियर वजीर से हटाऊं, कितने लोग हैं जो खुद वजारों से हट के जाते हैं? हट के दिखाया है। अगर मेरा असूल है, आज मेरे पास एक एक मैसेज पड़ा खान साहब आपका, जो आपको मैंने उस्मान बुज़दार के बारे में लिखा है, और आपने मुझे जो इसके जवाब दिए सारी कौम के सामने मैं लेके आऊंगा। एक एक करप्शन मैंने बताई हुई है आपको, एक एक बात बताई हुई है। ये मैसेजेस इसमें महफूज हैं, पूरी कौम के सामने आएंगे। शीशे के घरों में बैठ के मत किसी को पत्थर मारो। जितना अलीम खान आपको जानता है कोई नहीं जानता, जितनी मुझे आपके बारे में मालूमात है किसी को नहीं है। चुप हूं कि जब किसी के साथ चलो तो थोड़ी लिहाज होती है, थोड़ी शर्म होती है, शर्म आती है। आपको तो कोई शर्म ही नहीं आई कि आपने अपने इतने मुखलिस साथी को पकड़ के जेल में डाल दिया। ये आपकी नया पाकिस्तान की बुनियाद। जहांगीर तरीन की बेटियों के खिलाफ आपने पर्चे करा दिए। वो जहांगीर तरीन जो आपके लिए दिन रात मेहनत करता था। कोई मुरव्वत है दुनिया में कोई चीज? कोई शर्म है दुनिया में चीज? और आप मुझे आज टैग कर रहे हैं गद्दार हूं। जितना मैं लॉयल हूं इस मुल्क का, कोई मुझे ला के सामने दिखाए। जो आपके साथ है वो मुहिब्बे वतन, और जो आपके खिलाफ है वो गद्दार है। आप मामे हैं पाकिस्तान के, आप चलाएंगे पाकिस्तान, बाकी पूरी दुनिया मर जाए। लोगों के सामने आंखों में धूल झोंक रहे हैं, लबादा उड़ा हुआ है। मैं जितनी देर जिंदा हूं, मैं अपनी कौम के सामने सच बोलूंगा। और एक में किसी में हिम्मत है, लाए निकाल के लाए कोई चीज मेरे खिलाफ, मैं पूरी कौम के सामने चैलेंज कर रहा हूं। आज निकाल के लाए अलीम खान ने कोई रिश्वत ली है, निकाल के लाए कोई फायदा लिया है, निकाल के लाए कोई ठेका, कोई चीज मुझे आज तक मिली है, मैंने कोई फायदा लिया हो। आप मुझे पकड़ के जेल में दे दें सिर्फ इसलिए कि मैं बुज़दार के खिलाफ हूं। आपको क्या चाहिए? आपको वो लोग चाहिए जिनकी ना कोई अक्ल हो, ना समझ हो, और वो करप्ट बेईमान हो, ताकि वो आपके नीचे लगे रहे, आपके सामने कुछ ना बोल सके। मैं वो नहीं हूं। मैं बोलूंगा और सच बोलूंगा और पूरी कौम के सामने बोलूंगा। और जिसमें हिम्मत है आके मेरा सामना करे। आखिर में मैं अपनी पूरी कौम के सामने कहना चाहता हूं, मैंने बड़ी वफा से और बड़ी मेहनत से और अपने तमाम वसाइल को, अपनी ज़ात को पीछे रखते हुए तहरीक इंसाफ का साथ दिया है। जितनी मैंने मेहनत की है, जितनी मैंने कोशिश की है, वो सिर्फ और सिर्फ एक उम्मीद के लिए थी। हम समझते थे कि इमरान खान की शक्ल में नया पाकिस्तान बनेगा। और मुझे इस बात का दुख है कि मैंने जिस शख्स के लिए अपने ज़िंदगी के 10 साल लगाए वो इस कौम के साथ मुखलिस नहीं है। और जिसको दिखाया जा रहा है अल्लाह उल हक है। अल्लाह सबके सामने लेके आएगा जो किसी के अंदर पोशीदा है, और अल्लाह ताला दिखाएगा लोगों को। जो है वो छुप नहीं सकता। अल्लाह ताला इसी ज़िंदगी में सबको दिखा के फिर अपने पास बुलाता है। जो असलियत है वो सारी कौम देखेगी। मत मुझे कोई बताए
कि मुहिब्बे वतन कौन है और गद्दारी कौन है। मुझे सब पता है क्या क्या होता रहा है, किस किस तरह होता रहा है, कौन कौन क्या क्या हरकतें करता रहा है। ये जो 3 ब्यूरोक्रेट 4 ब्यूरोक्रेट पंजाब में रहे हैं, ये जिस दिन पकड़े जाएंगे सारी कौम देख लेगी। जब 4 ब्यूरोक्रेट पकड़े जाएंगे पता लग जाएगा किसने क्या किया है, सारा सच पता लग जाएगा, सारी करतूत सामने आ जाएंगी। आप सबका बहुत शुक्रिया। आपने अभी जिस तरह बताया कि आप असम्बली की रुकनीत से इस्तीफा दे देंगे वोट के बाद, एक तो ये बताइएगा कि अलीम खान का मुस्तकबिल क्या होगा, पाकिस्तान की सियासत में, पंजाब की सियासत में एक्टिवली रोल प्ले करेंगे? अलीम खान का मुस्तकबिल क्या है, इमरान खान के बगैर या इमरान खान के साथ? अलीम खान का मुस्तकबिल जो है वो जो मेरे अल्लाह को मंजूर होगा वो होगा, और इंशाअल्लाह ताला मैं इस पाकिस्तान की खिदमत के लिए जो मेरा रोल हो सका वो मैं करता रहूँगा। इमरान खान साहब के जो हवारी हैं जो आज उनके साथ हैं, इनमें से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनका तरीके इंसाफ की जदोजहद में कोई रोल नहीं है, जिनका कोई काम नहीं था इमरान खान साहब के वज़ीर आज़म बनने से पहले। आज आपको उनके तर्जुमान ऐसे नज़र आते हैं जिनकी शक्ल भी हमने कभी नहीं देखी थी। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो मैंने बातें की हैं वो सब के गवाह हैं, उन सब को पता है, उन सब में से बेशुमार लोग इमरान खान साहब को जाके ये बातें कह चुके हैं, उनको बता चुके हैं कि बुज़दार क्या कर रहा है, वो बता चुके हैं कि पंजाब में क्या हो रहा है। खान साहब ने किसी की नहीं सुनी। ये बताइए कि उस्मान बुज़दार और फराह खान के एक बात बहुत ज़्यादा अहम है, क्योंकि जहांगीर तरीन साहब और आप सबसे ज़्यादा क्लोज हैं। पूरे पाकिस्तान को पता था कि जो आपने नए पाकिस्तान के लिए मेहनत की है वो सब आपने बताया। मामला इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में, लेकिन अवाम, जैसा कि आपने बताया कि अभी भी एक इमरान खान के हिसार में है। आपकी बातें सच्ची हैं, कोई ऐसे हक़ाइक़ कौम को बताएं ताकि लोगों की भी आंखें खुलें। देखिए, मैंने तो आपको पहले बताया, मैं जितनी बातें की हैं मैंने सारी हल्फन की हैं, और मैं चैलेंज करता हूँ जिसने डिनाई करना हो आए मेरे सामने और बैठ के, और मेरे सामने बैठे और पूरी कौम के सामने बैठे। मैं चाहता हूँ पूरा मीडिया बैठे, खान साहब बैठे मेरे सामने और बताएं कि जो मैंने बातें की हैं कहाँ गलत की हैं, कौन सी बात है जो कि मैंने झूठ की है। खान साहब ये बताइए कि उस्मान बुज़दार और फराह खान की जो करप्शन की दास्तानें सामने आई हैं उसके पीछे एक ही नाम लिया जाता रहा हमेशा कि उसमें खातून अव्वल बुशरा बीबी उनकी सरपरस्ती करती रही हैं और उनको भी हिस्सा जाता रहा है। क्या आप इस चीज़ की तस्दीक करेंगे? देखिए भाई, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, खान साहब की फैमिली का मैं नाम नहीं लेना चाहता, खान साहब के घर वालों के बारे में मैं कुछ नहीं कहना चाहता। फराह बीबी ने यहाँ पे बहुत रिश्वत ली है, वो हर ठेके में मौजूद थी, वो हर ट्रांसफ़र पोस्टिंग में मौजूद थी, और वो मेरे ख्याल में पाकिस्तान से बाहर निकल गई हैं। और आज से 2 दिन पहले मुझे पता लगा है अभी सोर्सेज से कि वो पाकिस्तान छोड़ चुकी हैं, वो भाग चुकी हैं, उनके हस्बैंड भी भाग चुके हैं। इसका मतलब है कि वो जितनी भी चीज़ें थी यहाँ से समेट के जा चुकी हैं। वो किसको पहुँचाती रही हैं, इसमें से कितना माल जाता रहा है, ये आइंदा जब इन्वेस्टिगेशनें होगी सब पता लग जाएगा। वो ब्यूरोक्रेट सारे यहीं पे हैं और सारे मौजूद हैं, और जितने पैसे लेते रहे हैं वो सारे के सारे जो हैं वो अवाम के सामने आ जाएंगे, सब पता लग जाएगा जिस दिन इन्वेस्टिगेशन होगी, और इंशाल्लाह ताला कौम जो है वो असली चेहरा देख लेगी। पीटीआई ये सवाल कर रही है कि अलीम खान ने 8 साल डट कर नून लीग की मुखालफत की, खान साहब के साथ कदम से कदम मिलाकर खड़े हुए। ऐसी क्या वजह है कि अब खान साहब जो हैं, आप जो हैं, वो नून लीग के साथ खड़े हो गए? ये वजह क्या है? जब आप परवेज़ इलाही साहब को वज़ीर आला पंजाब नामज़द करेंगे, जिनको आपने पंजाब का डाकू कहा था, मैंने नहीं कहा, जब पंजाब का सबसे बड़ा डाकू जो है वो सिर्फ 5 सीटों के लिए आपका नामज़द हो जाएगा, और आप दूसरों को बताएंगे कि नया पाकिस्तान कैसे बनना है। ये नया पाकिस्तान बनने लगा, बुनियाद जिसकी बुनियाद परवेज़ इलाही बनाएगा। 183 लोगों में से आपको एक मुखलिस कारकुन नहीं मिला, पीटीआई का एक ऐसा साथी नहीं मिला जिसके ऊपर आप एतबार कर सकें, और आपने पंजाब के सबसे बड़े डाकू को जो है वो मुंतखब करवाना है, परवेज़ इलाही को, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसके 5 वोट आपको चाहिए थे। उन 5 वोटों में से भी सालिक हुसैन जो है वो एक खुददार बाप का बेटा है, उसने जाके कहा है कि मैं इस बुरे काम में आपका साथ नहीं हूँ। और इसी तरह वो जो हमारे चीमा साहब है उन्होंने भी कहा है, उन पर भी गद्दारी का इल्ज़ाम लगाएं, जो आपको वोट नहीं डाल रहे वहाँ पे,
हम परवेज इलाही को वोट नहीं डालेंगे। आप ये ब्यूरोक्रेट्स का जिक्र कर रहे हैं, उनके कोई नाम तो लेंगे। आप सबको पता है ब्यूरोक्रेट्स कौन कौन से काम करते रहे हैं, 3-4 ब्यूरोक्रेट नहीं, आपको मेरे से ज्यादा आते हैं। ये बात करते हैं कि 2018 के इलेक्शन में जो टिकटों की तकसीम हुई जो पंजाब में, उसमें अलीम खान साहब ने अपनी पसंद नापसंद को ज़्यादा रखा और उन अलीम खान की वजह से पंजाब में पीटीआई अक्सर हासिल। जी हाँ, ये भी खान साहब ने मुझे कहा कि तुम्हारी पसंद नापसंद की वजह से हम सेंट्रल पंजाब में हारे। तो मैंने उनसे पूछा कि खान साहब, लाहौर में हमाद अज़हर साहब जीत गए, वो मेरी वजह से जीत गए। उसके साथ वाला MNA हार गया, वो मेरी वजह से हार गया। और जो जीतता गया वो आपकी वजह से जीतता गया, जो हारता गया वो मेरी वजह से हारता गया। एक MP जीत गया वो आपकी वजह से जीत गया, जो साथ वाला MP हार गया वो मेरी वजह से हार गया। तो खुदा का खौफ करें। मैंने सबसे बेस्ट कैंडिडेट्स पुट किए गुजरांवाला में, हम सारी सीटें गुजरांवाला में हार गए। क्या वो मेरी पॉपुलैरिटी के वोट ले रहे थे? वो खान साहब आपकी पॉपुलैरिटी के वोट ले रहे थे। अगर किसी जगह आप ज़्यादा पॉपुलर थे तो वो हमारा कैंडिडेट जीत गया, अगर किसी जगह आप पॉपुलर कम थे तो हमारा कैंडिडेट हार गया। इसमें मेरा क्या कसूर है? लाहौर में अगर ज़हीर अब्बास साहब हार गए और उनके चचा जो खोखर साहब हैं वो जीत गए, तो अब ज़हीर अब्बास मेरी वजह से हार गया और चचा जान आपकी वजह से जीत गए। ये कोई इंसाफ तो करें। अच्छा खान साहब, ये बता दें कि आपने कभी जो जेलें जो आपको काटनी पड़ी है, क्या कभी गुजरात के खिलाफ आपने कंपेन चलाई? और दूसरा ये बता दें कि आइंदा इंतखाब जो आप नून लीग के टिकट से लड़ेंगे या वो अपनी पार्टी बनाएंगे? जो देखिए, मैं अभी ये नहीं कुछ कह सकता कि मेरा अगले का सियासी लाएमल क्या होगा नहीं होगा, ये वक्त बताएगा। लेकिन इमरान खान साहब को सिर्फ मैंने ये बातें नहीं की बुज़दार के बारे में, हमारी जितनी पार्टी की क़यादत, सीनियर क़यादत है, और वो सारे इस बात के ऊपर हलफ देंगे अगर आप उनसे सवाल करेंगे कि ये सारी बातें इमरान खान साहब से सब ने की हैं, इंडिविजुअली भी की हैं, अलग अलग भी की हैं। लेकिन इमरान खान साहब पे बुज़दार की मोहब्बत इतनी थी कि उन्होंने अपनी पार्टी का शराजा बिखेर दिया, पार्टी की इमेज का बेड़ा गर्क कर दिया, यहाँ पे लूट सेल लगवा ली, लेकिन उन्होंने बुज़दार को नहीं हटाया। सियासी लोगों की बात कम सुनी, कोर कमेटी के जितने लोग थे, चाहे वो जहांगीर तरीन था, अलीम खान था, चौधरी सरवर था, सारे कोर कमेटी के लोग आज बाहर हैं और बड़े बाबांगे दोहल इमरान खान की मुखालफत कर रहे हैं। क्या वजह है? सियासी लोग नहीं है, सियासी सोच नहीं है, या ब्यूरोक्रेसी ज़्यादा हावी रही है वाने वज़ीर आज़म पे? खान साहब ने मेरे ख्याल में हर हुक्मरान की तरह, जब कोई शख्स हुक्मरान बन जाता है तो उसको जो पुराने दोस्त होते हैं वो बुरे लगने लग जाते हैं, क्योंकि वो उससे सच्ची बातें कर रहे होते हैं। हम तो इमरान खान साहब के साथ उसी तरह थे जिस तरह 2010 में थे, उसी तरह हम 2018 में थे। पर जो 2018 में आए थे उनके लिए इमरान खान एक वज़ीर आज़म था, हमारे लिए इमरान खान हमारा लीडर था, और हम उससे सिर्फ वही बातें करते थे जो इस मुल्क के लिए बेहतर थी और हमारी पार्टी के लिए बेहतर थी। लेकिन जब आप हुक्मरान बनते हैं तो फिर आपके इर्द गिर्द इतने खुशामदी आ जाते हैं कि आपको जो मुखलिस लोग होते हैं वो फिर पसंद नहीं आते, क्योंकि उनकी बातें जो हैं उसमें खुशामद नहीं होती। ये जो असम्बलियाँ तोड़ी हैं खान साहब ने, ज़ाहिर है इलीगल एक एक्ट किया है, क्या आप समझते हैं कि आर्टिकल 6 के तहत उनका ट्रायल होना चाहिए? जी, ये तो सुप्रीम कोर्ट में है और सुप्रीम कोर्ट का फैसला जो है वो सुप्रीम कोर्ट सबसे बेहतर जानती है, वही फैसला करेगी। मेरा काम तो सिर्फ पॉलिटिकल राय देना है और वो मैंने दे दिया। मैं आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ, बहुत शुक्रिया।